अमीनो एसिड के बारे में देखा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये है विटामिन्स या वाइटामिन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो वाइटामिन्स के बारे में थोड़ा बहुत अपने एनसीईआरटी में दिया है, तो जो क्वेश्चन इससे आ सकता है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि ये जो टर्म आया है वाइटामिन, ये यहाँ पर दो वर्ड यूज किया गया है, वाइटल प्लस अमाइन। ठीक, तो इसका मतलब वाइटल मतलब जो जरूरी है। तो यहाँ पर पहले ये देखा गया था कि इनमें अमीनो ग्रुप होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला रिसर्च में कि बहुत सारे वाइटामिन है जिसमें अमीनो ग्रुप नहीं होता है। तो इसीलिए जब इनका नाम दिया गया तो ई लेटर को हटा दिया गया, ठीक है ना, ई लेटर को हटा दिया गया और इनका नाम क्या पड़ गया, वाइटामिन। ठीक है ना। इसके बाद वाइटामिन का जो क्लासिफिकेशन है, वाइटामिन मेनली आप बायोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस है इसमें वाइटामिन को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये वाटर में सॉल्युबल है या फैट में सॉल्युबल। ठीक, तो फैट में सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से हैं, तो बस यही आपको याद रखना है, मेन बस इतना सा है। ठीक है ना, इस पूरे टॉपिक में मेन इतना सा ही है कि फैट में सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से हैं। तो फैट में सॉल्युबल जो वाइटामिन सॉल्युबल है ये है आपके वाइटामिन ए, डी, ई और के। ठीक, ये चार विटामिन हैं, ए, डी, ई और के, जो कि फैट में सॉल्युबल है। इसके अलावा बाकी जो है ये सब वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है ना। तो इसमें रीड कर देते हैं एक बार। विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट और एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट अंडर दिस ग्रुप। दीज आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, ठीक है ना, फैट स्टोरिंग टिश्यूज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। तो बी ग्रुप के जो वाइटामिन है और वाइटामिन सी, ये जो है आपका वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। अच्छा, इसके बाद वाटर सॉल्युबल वाइटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली। क्यों? क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है, तो इस कारण से बिकॉज दे रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए विटामिन बी हमें बाहर से लेना पड़ता है बार बार। ठीक है ना। और इसमें भी एक्सेप्ट विटामिन B12, ठीक है ना, B12 को छोड़कर। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है विटामिन में। और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे डिजीजेस के बारे में भी दिया है हमारे एनसीईआरटी में। तो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है ये हमें याद रखना है। तो एक टेबल आपके एनसीईआरटी में है, जैसे विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी है तो ब्लाइंडनेस आपको हो सकता है। ये सब आपने क्लास 9th या 10th में भी देखा होगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये सब हमें पता होना चाहिए, हालांकि चांस कम है कि केमिस्ट्री में इस पे क्वेश्चन आए। ठीक है। विटामिन B1 के डिफिशियंसी से बेरी नाम की डिजीज होती है। ठीक है। वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस। ठीक। इसके बाद विटामिन B2, इसके कारण पुअर डाइट एंड माउथ सोर्स। तो ये कुछ डिजीजेस के लिस्ट है जो हमें बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है। तो इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसको आपको याद ही रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात चीज नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विटामिन में इतना सा ही है। अब थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी आप बायोलॉजी में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसको पढ़ चुके हैं आप। ठीक है ना। आपने डीएनए आरएनए के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वो एक तरह से आपका एक क्विक रिवीजन है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में। वही चीज जो आपने पहले पढ़ा है वही सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी are called chromosomes, ठीक, which are made up of proteins and another type of biomolecules called as nucleic acids। ठीक, ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। आप सबको पता है क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है अपना, डीएनए और आरएनए। ठीक, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं आप, कैसे डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोटाइड को, फॉस्फेट होना चाहिए, तीन कंपोनेंट होना चाहिए, शुगर, फॉस्फेट और बेस। ठीक ना, इन तीन कंपोनेंट से जो अपना एक बायोमोलिक्यूल बन रहा है या जो कंपाउंड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना।
तो न्यूक्लियोटाइड का ये बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है ना। कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं और जुड़ के या तो डीएनए बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, ठीक है ना। ये सब आपका एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है, कुछ नया यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आपको, बायोलॉजी में पढ़ा है ये सब, ठीक है ना। तो एक रिवीजन ही है आपका। तो न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए आरएनए जो है बेसिकली क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। समझते हैं, बेसिक से पूरा समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? एक तो आपका शुगर होगा, ठीक है ना, दूसरा आपका फॉस्फेट होगा और तीसरा क्या होगा अपना नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल कुमार किसी का नाम है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन उन्होंने लिखा नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, ठीक है ना, सही चीज लिखा, ठीक। अच्छा, तो मैं रीड कर देता हूं एक बार। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए इट्स पेंटोज शुगर। पेंटोज का से क्या समझ में आया, कितने कार्बन होंगे, 5, ठीक है ना। तो पेंटोज शुगर देता है, फॉस्फोरिक एसिड देता है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। इसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको हम बेस बोलते हैं, एटीजीसी बोलते हैं ना आप, एडेनिन, ठीक है ना, गुआनिन, ये सब जो है आपने, तो एटीजीसी ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो आपके बेसेस है, ठीक है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको बेस, तो 3 कंपोनेंट देता है हाइड्रोलिसिस पर। तो इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए है इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो आपका शुगर होगा जिसमें 5 कार्बन होंगे, एक आपका फॉस्फेट होगा और एक आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है ना। ये चीज हमें पता चलती है। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स द शुगर मोइटी इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, whereas in RNA molecule it is बीटा डी राइबोस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देते हैं। तो ये जो आपका बीटा डी राइबोस होता है, तो बीटा डी राइबोस में तो 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, ठीक है ना। 2 फॉर्म है ना, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर OH और OH डिफरेंट अपोजिट साइड में है, तो आपका यहाँ से बीटा डी राइबोस होता है। ओपन चेन में जो आपका राइबोस है वो कुछ इस तरह से होता है, OH 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 और H, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, CHO, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, ठीक है ना। इसको राइबोस बोलते हैं। ये डी राइबोस है या एल राइबोस बनाया मैंने, एल लेफ्ट साइड तो एल, ठीक है ना। तो ये एल राइबोस बनाया है, ठीक है ना, एल राइबोस बना दिया, हालांकि हमें बनाना था डी राइबोस। तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ठीक है ना, इसका एनांशियोमर बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसके एनांशियोमर को आप बोलते हैं डी राइबोस, ठीक है ना। तो उसमें ये आप समझ पा रहे हैं ना कि 1 2 3 4 चौथे कार्बन के बगल में जो OH है वो इस पर अटैक कर देगा, अल्फा बीटा 2 फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर है। अब बीटा डी राइबोस में यहां पर आपके पास ये जो दूसरा नंबर कार्बन देख रहे हैं, इस दूसरे वाले कार्बन पे जो OH लगा है इसको हटा दें, ऑक्सीजन हटा दें अगर, तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोस, ठीक है ना। तो बीटा डी 2 पे ऑक्सीजन हटा दिया तो 2 डीऑक्सी राइबोस, ये अपना बीटा डी राइबोस है, और ये अपना क्या है, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है। तो ये वाला शुगर मेनली प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बेसिस की बात कर लेते हैं। 3 चीज मिल रही थी हमें, ठीक है ना। पहला था वो जो पेंटोज शुगर है, एक ये मिल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड हम सब जानते ही है। अब हम लोग बात करते हैं जो बेसिस हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये बेसिस के स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो बेसिस कौन कौन से, शॉर्ट में बोलते हैं ATGC, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। तो एडेनिन, गुआनिन, इसके बाद साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल किसमें मिलता है, आरएनए में, ठीक है ना। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिस आपको मिलते हैं डीएनए में, ठीक है ना। डीएनए में 3 चीजें होती है, एक तो वो आपका जो शुगर था, फॉस्फेट, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं। आगे बढ़े तो एक बार मैं रीड भी कर देता हूं। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, शॉर्ट में बोल रहे हैं A, G, C और T, ठीक। आरएनए ऑल्सो कंटेन 4 बेसिस, जिसमें से पहले 3 तो सेम है, A, G और C ये तो सेम है। T की जगह पर कौन होता है, U होता है, ठीक है ना, यूरेसिल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब चीजें लिखी हुई है, मैं इसको बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस था, ठीक है ना, जिसमें ये अपना ऑक्सीराइबोस है, तो यहां पर 1 2 यहां पे OH लगा है, खैर। तो ये जो आपका फर्स्ट कार्बन है, इस पे इन्होंने क्या लगा दिया, बेस, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे, एक बार मैं रीड भी कर देता हूं। अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस
टू 1' पोजीशन। 1' पोजीशन पर जब बेस लग जाता है, ठीक है, वो जो बेस थे ना, 4 बेस थे, अब यहाँ ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उस केस में इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड। और जब यहां पर ये जो 5वां कार्बन आप देख रहे हैं ना, 5' वाला कार्बन है, इसमें OH जो है ये जब फॉस्फेट से लिंक हो जाता है, ठीक है ना, फॉस्फोलिंकेज जब यहाँ पे आ जाता है, तो ऐसे केस में इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1', ठीक है ना, 1', 2', इस तरह से नंबरिंग की जाती है इसकी, डैश में इसको लिखा जाता है ताकि बेस से इसको डिस्टिंग्विश कर सके, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसेस। व्हेन न्यूक्लियोसाइड is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, we get a nucleotide। तो न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है, ठीक ना। अब आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, यहां तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो एक आपका होगा शुगर मोइटी, ठीक ना, जो कि पेंटोज शुगर होगा, β2 राइबोज है खैर यहाँ पे इस केस में, ठीक। और एक आपका बेस होगा और एक आपका फॉस्फेट होगा यहाँ पे, ठीक ना, फॉस्फेट यहाँ पे लिंकेज बोल सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोलिसिस पर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, OH OH OH, तो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से ही हम लोग लेके चल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आता है पॉली न्यूक्लियोटाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ना। अभी एक न्यूक्लियोटाइड देखा, अब पॉली न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, ठीक। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड में भी पहले बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड की। तो यहाँ पर देखो, एक आपका जो है न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, ठीक ना, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, फास्फोरस का ये वाला ऑक्सीजन, ठीक, और 1', 2' और ये जो 3' पे ये जो OH लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह समझ सकते हैं, ये इस पे अटैक कर देगा, यहां से H2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो यहां से COP लिंकेज यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको फॉस्फो लिंकेज बोलते हैं, फॉस्फेट लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर भी बोल सकते हैं, सही है, ठीक ना, फॉस्फोडाइस्टर। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड में अगर आपसे पूछा जाए फॉस्फोडाइस्टर कितने होंगे, 1, ट्राई न्यूक्लियोटाइड में कितने होंगे, 2, ठीक ना, N-1 हो जाएगा वो, ठीक। कोई डाउट होगा तो पूछते चलना इस पर्टिकुलर में पार्ट में। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन, ये पूछ सकता है किस में होता है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो 5' में जो आपका कार्बन था जिसपे ये फॉस्फेट ग्रुप लगा था, एंड 3' कार्बन, इसका तीसरा कार्बन, ठीक है ना, 3' कार्बन, तो इन दोनों के बीच में एक डाई फॉस्फोडाइस्टर बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ तो 2 थे, इस तरह से और लिंक करते चले जाएंगे, तो इस तरह से पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का जब फॉर्मेशन होगा तो देखो इसमें होगा क्या, एक तो शुगर हो गया, आप शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो एक शुगर हो गया आपका 5 कार्बन का, शुगर पे एक बेस लग गया, ये बेस हो गया, ये ATGC में से कुछ भी हो सकता है, RNA केस में तो U भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर आएगा, फिर शुगर आएगा, शुगर पे क्या लगा होगा, बेस, फिर अपने पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, फिर शुगर होगा, इस पे क्या लगा होगा, बेस, यानी जितने शुगर होंगे सब पे एक एक बेस इस तरह से लगा होगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये जो एक चेन बन रहा है, इसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और इस तरह से एक स्ट्रैंड बन जाता है, क्या बनेगा, एक स्ट्रैंड। और आप सबको पता है डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, तो इसका इस तरह से 2 स्ट्रैंड बनता है, हेलिकल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। क्या बता सकते हैं मेरे बताने से पहले ही, क्या बता सकते हैं यहाँ पे G और C के बीच में बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड, ठीक है ना, सब आता ही है आप लोगों को। तो देखो भाई, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक स्ट्रैंड ये बन गया, ठीक, इसी के जस्ट पैरेलल में एक और स्ट्रैंड है, ठीक है ना, 2 स्ट्रैंड है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना, एक स्ट्रैंड ये, इसके बगल में दूसरा स्ट्रैंड ये, ठीक। और यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड होंगे, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये, और सब पे यहाँ पे बेस चिपका हुआ है, ठीक है ना, सभी स्ट्रैंड पे शुगर में क्या चिपका हुआ है, बेस, ठीक है ना, सही आंसर दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बेस, इस तरह से सभी स्ट्रैंड पे बेस चिपका हुआ है। तो ये जो बेस होते हैं ना, ये बेस आपस में H बॉन्ड बना लेते हैं, और उसमें भी A जो है वो T के साथ H बॉन्ड बनाता है, और G किसके साथ H बॉन्ड बनाता है, C के साथ, ठीक। और A और T के बीच में कितने H बॉन्ड बनते हैं, 2, ठीक है ना, 2 H बॉन्ड बनते हैं, A और T के बीच में 2 H बॉन्ड बनते हैं, इसलिए A डबल बॉन्ड T दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक। और G और C के बीच में कितने H बॉन्ड बनते हैं, 3, तो इसीलिए यहाँ पे कितने हम बॉन्ड दिखाते हैं, 3, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो इस तरह से इसका एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और आप सबको पता है कि एक कोडिंग हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह से डीएनए कोडिंग की जाती है। लेकिन ये सब हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में नहीं है, ये सब आपने शायद बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा हुआ है। इसके आगे की जो कहानी है आपके केमिस्ट्री में यहीं तक की कहानी है बस, ठीक। तो काफी सिंपल सा है, अगर यहां तक कोई क्वेश्चन आता है तो हो जाना चाहिए हमसे, ठीक है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in the chain of nucleic acid is called as primary structure। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा ना इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का, तो वो जो सीक्वेंस होगा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? ये जो हेलिकल फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन लास्ट क्लास में देखा था ना, तो उसमें एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक जो अमीनो एसिड उनका सीक्वेंस क्या है, फिर वो कॉइल शेप के थे तो वो क्या था आपका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर कॉइल फर्दर बेंड हो जाया था तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद कई सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, एक 3D यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं अरेंजमेंट उनका था, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जो कि हेलिकल फॉर्म में होता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन किया गया है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक gave a double strand helix structure for DNA। DNA का इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में इस पैराग्राफ में मेंशन किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसेस। ये जो दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं ये दोनों आपस में चिपके कैसे हैं? कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन इसमें क्रिएट कर रहा है? शुगर कर रहा है, फॉस्फेट कर रहा है, बेसेस ना, जो बेसेस है, जैसे यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा, तो ए टी के बीच में इस तरह से एच बॉन्डिंग चल रही है, ठीक। अच्छा, इसके बाद द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस। एडेनिन जो है वो थाइमिन के इसी टी के साथ ही जो है एच बॉन्ड शो करेगा, और जो जी है वो सी के साथ ही एच बॉन्ड शो करेगा। अनु कुमार बोल रहे बायोलॉजी में सब पढ़ाया गया है, तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ बायोलॉजी में सब पढ़ाया गया है और इसीलिए फटाफट हम आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लग रहा है और आपका ये खत्म ही हो गया डीएनए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ए टी के साथ पेयर बनाता है और जी किसके साथ पेयर बनाता है? सी के साथ। इसके आगे की भी कहानी आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ी होगी, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब भी चीजें होती हैं, तो ये सब भी आपने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी, ठीक है ना। आपका जो बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, उसमें डीएनए के बारे में सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही हमें स्टडी करना है, ठीक। यहीं तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश, ठीक। मतलब एनसीईआरटी में जितना पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का पोर्शन भी देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक ना। महिरा बोल रही है सर क्लास तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो क्लास जल्दी खत्म नहीं होगा। अब हम लोग कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अमीनो एसिड को बनाते कैसे, ठीक ना, इनका प्रिपरेशन। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है सब आपने पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड बाय HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग का जो है रिएक्शन का भी एक रिवीजन हो रहा है। HVZ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में भी है, तो एक बार रिवाइज कर ले। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि R यहाँ पे CH है ना, इसके बगल वाला जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप रेड P, सिंपली P और Cl2 के साथ करते हैं तो होता क्या है कि COH के बगल वाला जो कार्बन है इस पे क्लोरीन लग जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हमें जैसे अल्फा अमीनो एसिड बनाना है तो RCH2CO की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवाई? Cl2 और रेड फास्फोरस के साथ। तो ये जो HVZ रिएक्शन से यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा? तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा RCHCl और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? COOH आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करके Cl को क्या करेगा? बाहर हटा देगा। तो और यहाँ से -HCl, तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा RCH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या आएगा? COH। एक अल्फा अमीनो एसिड बन गया, ठीक है ना। तो HVZ रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बना सकते हैं। समझ में आया ना ये चीज, ठीक। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व करें। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिपेयर फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। ये हमें प्रिपेयर करना है।
बाकी मैंने हिंट अलग से लिख दिया भाई HBZ रिएक्शन, पर HBZ रिएक्शन अगर मान लो नहीं दिया होता तो खैर अभी तो हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हम फिनाइल एलानिन को कैसे बनाएंगे इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे अपने पास जो है जो NH2 जो फिनाइल एलानिन है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर तो यहाँ सबको आता ही होगा, ये आपका PH है और यहाँ पे COOH है, ये आपको बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाओगे, तो भाई यहाँ पर जो R है, R को ये ले लो, ये भाई ये तो कॉमन ही आने वाला है, ठीक है ना। R को आप क्या ले लो, CH2PH ले लो, ठीक है ना, बाकी पूरा बन जाएगा, वो बना लोगे, बना देते हैं। देखो यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लेंगे PH CH2, ठीक है ना, CH2, एक और CH2 ले लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा COH, हाँ सही है, COH आ जाएगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ, तो ये क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे Cl लगा देगा, ठीक है ना। अब इसको याद कर लिया आप, ठीक है ना, ये रिएजेंट अगर दिख गया, इसका बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म ये पर बिल्कुल नहीं याद रखना है, ठीक है ना। रेड पी Cl2 दिख गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में Cl लगा देना है। तो यहाँ पे अपने पास जो है PH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे अपने पास CH, ये Cl, और यहाँ पे क्या आ गया COH आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, अमोनिया के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से -HCl और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा PH CH2 CH, यहाँ पे आपके पास आएगा NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, फिनाइल एलानिन बन जाएगा। समझ में आया ना क्या हुआ। जैसे यहाँ पे होगा क्या कि जब ये इस पे अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी ना इससे, तो यहाँ से Cl- निकलेगा और यहाँ पे NH3+ फॉर्म होगा, ठीक है ना, और NH3+ फिर प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ से Cl- निकला, वहां से H+ निकला, तो ओवरऑल लॉस किसका हुआ, HCl का, ठीक है ना। तो HCl यहाँ से लॉस हो जाएगा। समझा ना चीज, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला तरीका आपने देखा HBZ रिएक्शन। यहाँ पे वही तरीके हम देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बाय स्ट्रेकर्स मेथड। स्ट्रेकर्स मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, इससे अल्फा अमीनो एसिड को बनाया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इमाइन लेते हैं, क्या लेते हैं आप, इमाइन। यहाँ पे इमाइन है, CH+NH को इमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं आप साइनाइड के साथ, Cn- के साथ। तो साइनाइड वही आयनिक कंपाउंड है, इसमें जो C पे माइनस चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ठीक है, और अटैक कर देगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस। और यहाँ पे HCN तो एक एसिड है, भले ही वीक एसिड है, तो एसिड तो प्रेजेंट है, ये H+ देगा तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बनने वाला है RCH, यहाँ पे C≡N, ठीक है ना, साइनाइड, और यहाँ पे NH2 जोड़ देते हैं, NH2 जोड़ दिया। अब अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे साइनाइड का, तो क्या बनाते हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली एक तरह से देखा जाए अमीनो एसिड तो बनाना सीख ही रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। कोई भी साइनाइड है, अगर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप क्या करें, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 बॉन्ड तोड़ा तो 3 OH लगा दो, ठीक है। जैसे H2O होता है ना, तो H2O को इस तरह से तोड़ दो, OH OH H और यहाँ पे HOH, ठीक। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड आप इस तरह से तोड़ देंगे, 3 OH इससे जोड़ देंगे, 3 H इससे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 3 OH अगर जुड़ गया तो 2 OH में से तो H2O निकल जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बनेगा। यहाँ पे 3 H इससे जुड़ गया और अमोनिया एसिडिक मीडियम में अमोनियम बना लेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NH4+, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। मतलब कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, साइनाइड कहीं भी दिख गया और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको तोड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया में बना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा RCH COOH और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, NH2। ये तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा, ठीक है ना, H+ के साथ। तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा, तो एक अल्फा अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब आपसे कोई बोलता है कि जैसे एलानिन बनाना है मुझे, तो एलानिन बनाने के लिए यहाँ CH3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो R को क्या लेके चलो आप, CH3, R चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पे जो अल्फा अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। आपको ग्लाइसिन बनाना है जैसे, ठीक है ना, सिंपल लेते एग्जांपल। तो ग्लाइसिन बनाना है तो R की जगह क्या होना चाहिए, H, ठीक है ना। ग्लाइसिन में R की जगह पर क्या रहता है, H रहता है ना। तो ग्लाइसिन बनाना है तो R की जगह पर H रख देंगे और ये रिएक्शन आगे इस तरह से प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड को बना सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेकर्स मेथड। ये मेथड काफी पॉपुलर भी है। कोई डाउट है क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। इसके हेल्प से भी हम लोग जो है अल्फा अमीनो एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, अमाइन चैप्टर में, ठीक है ना।
और अगर नहीं पढ़ा है तो अगर नहीं है तो आप एक बार जरूर इसको रिवाइज करना। ये गैब्रियल जो थैलामाइड सिंथेसिस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से भी हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो H होता है ये काफी एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर यहाँ से H+ ले गया तो माइनस चार्ज आएगा ना, तो माइनस चार्ज आएगा। तो एक तो आपका जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि बगल में 2 कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस भी करेगा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये वाला हाइड्रोजन आपका हो जाता है एसिडिक। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। अल्फा हेलो मतलब RCH, यहाँ पे X और यहाँ पे अपने पास COH, इसको बोलेंगे अल्फा है ना, अल्फा पोजीशन। अल्फा पे हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है इसी पे बना देते हैं, इस पे ये जो है इस पे अटैक करके यहाँ से X को क्या करेगा, बाहर हटा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से X बाहर हट गया तो क्या बन गया, तो यहाँ से अपने पास जो है इस तरह से नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास CH, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या आएगा COH, ये आ गया, ठीक है ना, बन गया, काम खत्म। फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, अमाइड लिंकेज है ना ये, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइड में टूट जाएगा ये। तो यहाँ से अपने पास जो है C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ भी अपने पास C डबल बॉन्ड OOH प्लस साथ में क्या बनेगा, ये तो बाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। और साथ में अपना क्या बन जाएगा CH R COH और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा NH2 अल्फा अमीनो एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने यूज किया है वो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। कोई भी अपने पास अमाइड है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन यूज्ड, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो रिएक्शन यूज किया है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ये रिएक्शन यूज की है कि आपका जो अमाइड होता है ना RC डबल बॉन्ड NH2, अमाइड का जब भी कभी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है H+H2O, ठीक है, तो मैकेनिज्म अपनी जगह, प्रोडक्ट क्या है ये याद रखना है अपने को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया में टूट जाता है। जैसे एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OET, तो एस्टर भी टूट जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास NH4 प्लस बन जाएगा। भाई NH3 बनाएंगे आप, लेकिन ये मीडियम एसिडिक है ना, तो NH4 प्लस बन जाएगा। अच्छा, अगर 2 डिग्री अमाइड है RC डबल बॉन्ड O NHR, अगर 2 डिग्री अमाइड है H+H2O, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें ब्रेक कर देना है आपको, ठीक है ना। यूं समझो आपकी HOH को आप तोड़ रहे हैं, इस तरह से एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे H2O का एडिशन कर देना है, तो OH इसके साथ जोड़ देना है, H इसके साथ जोड़ देना है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ से अपने पास RC डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा OH और प्राइमरी अमाइन बन जाएगा RNH2। और गैब्रियल सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन बनाते थे, यहाँ रिएजेंट चेंज करके, ठीक है ना, RX लेते हैं और प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। तो और इसी तरह से 3 डिग्री का भी कर लेंगे, ठीक है ना। 3 डिग्री में यहाँ पे H की जगह एक और R आ जाएगा और वहां से 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, ये इमाइन है, इसको क्या बोलते हैं इमाइन, सॉरी इमाइड, क्या बोलते हैं इसको इमाइड। जैसे अमाइड होता है ना, ये अमाइड है और इसको बोलते हैं इमाइड। तो होता क्या है कि जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पे H, इस तरह से ब्रेक होगा ये, और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आएगा H, इस तरह से ब्रेक होगा। तो OH इसके साथ जुड़ जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका ये NH2 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो था अपना गैब्रियल, मेरे ख्याल से लास्ट है ये बाय कुप्स सिंथेसिस, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है। और कोई भी आप अमीनो एसिड का अगर आप रिसर्च जर्नल देखते हैं, ठीक है ना, तो कुप्स रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको। इसमें क्या करते हैं, ये आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अल्फा बगल वाले कार्बन पर कीटो लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं और हीट करते हैं। अब याद करो, आपको एक चीज बताया था मैंने कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं NH2Z के साथ, ठीक है ना, तो यहां पर H2O निकल जाता है, ठीक, और यहां से अपने पास बन जाता है C डबल बॉन्ड N और यहां पे अपने पास क्या आएगा Z, ठीक है ना, ये बनता है। अब Z की जगह H भी ले सकते हैं, तो अगर यहाँ अमोनिया भी है तो वो इस कार्बोनिल वाले पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा। अब अमोनिया की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो इस कारण से हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने पास जो है R सीधा प्रोडक्ट बना रहे हैं, डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, इमाइन बन जाएगा, और यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया OH, ये बन जाएगा, ठीक है, समझ आता ना चीज।
यहाँ पे कार्बोनिल का O और H2, तो ये हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से ये जो आपका NH2H है ना, ये अमोनिया, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकाल देंगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब रिएक्शन जो यूज कर रहे हैं ये सब हर जगह ये सब कॉमन रिएक्शंस है। तो ये अपना बन जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से इमाइन बन गया, ठीक है, अल्फा इमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। तो हाइड्रोजनेशन जब आप करवाएंगे पैलेडियम के साथ तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, तो अल्फा अमीनो एसिड बन जाएगा। तो टोटल 4 मेथड हैं। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना। सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल आराम से करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको 4 मेथड आपको बताया, एक HVZ रिएक्शन की हेल्प से, दूसरा आपको बताया स्ट्रेकर मेथड, ये भी काफी पॉपुलर है। इस पे अब देखो नाम नहीं आएगा पर ये रिएक्शन दे सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन सब आपके सिलेबस में है और यहाँ से अल्फा अमीनो एसिड को बनाया जाता है इस मेथड से, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है ना, इससे भी हम लोग यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड को बना सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका कूप सिंथेसिस, ये भी काफी फेमस है, तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। इस मेथड से भी हम लोग अल्फा अमीनो एसिड को बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबके लिए है, इसको सॉल्व करें और बताएं कि यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड कौन सा बन रहा है। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक ना, अब ये हवा में होगा नहीं, पेन चलाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करें कि इसमें अल्फा अमीनो एसिड कौन सा बनेगा। स्वर्णदीप चटर्जी कुछ पूछ रहे हैं, सर गैब्रियल, ठीक है, थैलेमाइड और क्या लिखा है, अमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। आपका क्वेश्चन स्वर्णदीप समझ में नहीं आ रहा। गैब्रियल थैलिमाइड और फिर क्या लिखा आपने, थैमाइड सिंथेसिस में क्या, देखो क्वेश्चन तो मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका, लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं, मैं पिछले स्लाइड में वापस से जा रहा हूं एक बार, जो आप पढ़ते हैं स्वर्णदीप चटर्जी, जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो आप पढ़ते हैं ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, अमाइंस में, तो वहां पर हम 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइन। और ऐसे केस में यहां पर जो डिफरेंस आप पूछ रहे थे, यहां पर हम लोग RX लेते थे। क्या लेते थे, RX। तो ये क्या करता था, जब आप अगर RX लेंगे, ऐसे मैं अभी रफ कर रहा हूं, तो RX लेते तो ये इस पे अटैक करके यहां से हटा देता था और इस पूरे पार्ट की जगह पर R लग जाता था। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करते थे तो RNH2 बनता था। क्या बनता था, RNH2। तो प्राइमरी अमाइन को बनाने का तरीका था जो आपने वहां पढ़ा था गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया है, RX की जगह पर चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और बाकी सब कुछ सेम रखा है। तो यहाँ पे अपना जो है अमीनो एसिड बन गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। सबसे पहला है ETO माइनस, यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे, बाकी सब सिंपल है, ठीक है ना। और यहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, ये थोड़ा सा क्लेजन रिएक्शन से मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि अगर आपको कभी भी अल्फा बीटा डाइकीटो अगर कहीं भी दिख रहा है कभी भी, ठीक है ना, तो बीटा डाइकीटो अगर दिख रहा है तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव मिथाइलिन। और ये काफी एसिडिक होता है, ठीक है ना, हाईली एसिडिक। तो यहां पर अगर OH माइनस है, ETO माइनस है या कोई भी बेस है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले यहां से H लेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, अगर कोई एनायन है और उसके पास 2 ऑप्शन है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो पहले वो बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। पहले अगर प्रायोरिटी देनी है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। और यहां पर और जब आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो एसोसिएशन होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करती है उसके। तो इसीलिए सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाना प्रेफर करते हैं अगर वो फिजिबल है तो, ठीक है ना। तो यहां पर भाई एक एसिडिक H मिल रहा है हमें, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये जो ETO माइनस है यहाँ पे एनायन बनाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O और माइनस आ जाएगा। अरे भाई जैसे अभी इमाइड में बताया था ना, वहां पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे कौन है, कार्बन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस कर रहा है, इस कारण से नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये आपका OET हो गया, ये आपका OET हो गया, ठीक है ना। ये हिंट आपको मैंने दे दिया, अब इसके आगे तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो सकता था कुछ लोग नहीं पकड़ पाए,
लेकिन इसके आगे तो आपसे रिएक्शन हो जानी चाहिए। अब इसके बाद Rx दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, Rx CH3X दे रखा है। तो भाई ये जो नेगेटिव चार्ज बना है, ठीक है ना, ये अटैक कर देगा SN2 और X बाहर हटा देगा। तो यहाँ पर जो है चलो अलग से ही जो बना देते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O OET, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OET, और यहाँ पे क्या लगा दें, CH3 लगा दें, ठीक। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है, H+H2O। तो H+H2O में देखो भाई क्या क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, H+H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर पहले तो मुझे अमाइड दिख रहा है, तभी थोड़ी देर पहले बताया कि अमाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा और यहाँ NH2 अलग हो जाएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ एस्टर भी दिख रहा है, एस्टर का भी जब हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा, अल्कोहल अलग हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आता है ना ये चीज। तो यहाँ पर अपने पास इसको हटा दिया, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा, यहाँ पे लग गया CH3 और यहाँ पे लग गया NH2, ठीक। लास्ट स्टेप में क्या कर रखा है, हीट। और जब आपने हीट कर रखा है, इसको हीट किया ना, तो ये आपका 1,2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CO2, ठीक है। तो CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ये H लग जाएगा, तो यहाँ से अपने पास जो है एलानिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलानिन। यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे अपने पास NH2, और यहाँ पे अपने पास क्या है, CH3। क्या ये एलानिन है ना, हाँ या ना, ये जो अमीनो एसिड है क्या है आपका, एलानिन। अब कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना, मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें नहीं पता है, तो एक चीज पता होना चाहिए कि जब आप 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, ठीक ना, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करेंगे, ठीक, हीट, तो ऐसे केस में CO2 निकल जाता है। एक CO2 गायब कर देना है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा। तो अगर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करना है आपको, एक CO2 निकाल के बाहर कर देना है सीधा, इसमें से CO2 निकाल देना, ये वाला H इधर चिपका देना है 1,2 के केस में, ठीक है ना। जैसे ऑक्जेलिक एसिड ही 1,2 है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक मतलब क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। उसको हीट करेंगे आप तो वो फॉर्मिक एसिड प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक। बात अब 1,3 पे आते हैं। 1,3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1,3 को आप हीट करेंगे, फिर आपको क्या करना है, एक CO2 निकाल देना। कभी भी 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हीट किया, एक CO2 को गायब कर दो, CO2 निकाल दो, H को निकालो ना। इसमें होता है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और इस तरह से यहाँ से एक CO2 गायब होता है। पहले ये इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो खैर मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ रिएक्शन का यूज करना है। 1,4 को जब आप हीट करेंगे तो 1,4 में एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जल्दी से, हालांकि ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन जल्दी से बता देते हैं। अगर आपका ये 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH, इसको हीट किया तो यहाँ से चुपचाप OH से H2 निकाल देना, एनहाइड्राइड बना देना, तो ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O इस तरह से। और इसी तरह से 1,5 भी है, 1,4 अगर है या फिर 1,5 है, तो इसको लिख लेना आप, क्योंकि ये वाला स्लाइड में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका एनहाइड्राइड यहाँ से बनेगा, ठीक। और लास्ट है, अगर 1,6 या 1,7 है, 1,6 या 1,7 है, तो यहाँ से कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन, साइक्लिक कीटोन, ठीक है। तो इसमें जो है, जैसे 1,6 देख लेते हैं। 1,6 में आपके पास यहाँ पर इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 1,5 ही है, तो एक कार्बन इसमें और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O OH। तो 1 2 3 4 5 और 6। 1,6 या 1,7 अगर है तो आपको क्या करना है, एक CO2 गायब कर देना है, यहाँ से एक CO2 निकाल देना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि 1,4 1,5 अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें से CO2 नहीं निकल रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है, H2O, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि 5 की या 6 की रिंग बनती है, ठीक है ना, जो कि स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 की या 8 की रिंग बनेगी। अगर आप OH निकालेंगे, H2O अगर निकालते हैं तो 7 की या 8 की रिंग बनेगी, दो तो स्टेबल है नहीं, तो इस कारण से H2O नहीं निकलता है, एनहाइड्राइड नहीं बनता है। यहाँ पर सीधा CO2 गायब कर देना है और इस वाले कार्बन को इसे जोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, माइनस चार्ज आता है जो कि इस पर अटैक कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर यहाँ 2 OH आ जाते हैं और उसमें से वाटर निकल जाता है।
तो अब मैकेनिज्म भी मैंने आपको बात बात में बता ही दिया है। तो इसमें 5 की रिंग बना देंगे, एक CO2 निकाल देंगे तो भाई एक कार्बन कम हो गया ना, तो 5 की रिंग बना देंगे। और अगर 17 है, 7 कार्बन है, तो आप क्या करेंगे 6 की रिंग बना देंगे, ठीक। और अगर 17 से ज्यादा है, 18 या 19 या इस तरह से, तो फिर वो जो है पॉलीमर बना लेगा, ठीक है ना, जो है वो लेफ्ट से लेकर राइट तक क्या बनेगा, एक सीधे चेन में पॉलीमर बना चला जाएगा। तो ये 17 तक मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे, कहां तक पूछा जाता है 17। तो 12 का मैंने क्या बताया, ऑक्जेलिक एसिड, तो ये तो रट लो, याद कर लो, ठीक है ना, मैकेनिज्म अपने जगह पर है, याद रखना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड को हीट करेंगे तो CO2 और क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड प्लस CO2। और सबसे इंपॉर्टेंट है 13 आपको कई बार दिखेगा। 13 जो है आपका, इसको जब आप हीट करते हैं, ठीक, ये आपका मेलोनिक एसिड है, ठीक। तो इसको जब आप हीट करते हैं तो CO2 निकाल के बाहर कर देना है और H को इसमें लगा देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। और अगर कोई यहाँ पे R लगाएगा तो फिर वो अपनी चीज है, फिर कुछ और चीज बन सकता है, ठीक है ना। तो इसी का यहाँ पे यूज किया गया इस रिएक्शन में। तो इसको लिख लेना भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ और चीजें देखनी है यहाँ पे, मिटा दे इसको, हटा दे, ठीक, चलो। तो ये क्वेश्चन हमने देखा जिसमें इसमें पूछा गया है कि अमीनो एसिड कौन सा बन रहा है, तो ये अपना एलानिन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से जो R ग्रुप है, तो R ग्रुप CH3 था, तो CH3 अगर लगा तो एलानिन आ जाएगा। अब बात करते हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की कुछ कॉमन रिएक्शन, तो इसमें अगर आप देखें, ये जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना, अल्फा अमीनो एसिड, इसमें दो चीजें हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कौन सा, NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना अलग रिएक्शन शो करेगा, NH2 अपना अलग रिएक्शन शो करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक पार्ट है, NH2 बेसिक पार्ट है, तो दोनों को अलग अलग करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आपका रिएक्शन ऑफ द COH ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना नेचर जरूर शो करेगा, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो H2 गैस निकल जाएगा, भाई एसिड है ना यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास बना देते जल्दी से, जरा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, RCH, यहाँ पे अपने पास आएगा NH2, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा COO माइनस Na+, और गैस कौन सी बना देगा H2। मतलब अल्फा अमीनो एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो गैस कौन सी बनती है, हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है ना। हालांकि अभी थोड़े समय में हम देखने वाले हैं, जस्ट अभी थोड़े समय में, कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक ज़्यूटर आयन बनाता है, ठीक है ना। तो खैर एम्फोटेरिक है तो बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, तो OH माइनस जो है यहाँ से H+ निकाल देगा, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा RCH, यहाँ पे अपने पास NH2 और यहाँ पे CO माइनस और Na+ प्लस H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो। आगे बढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसको जब किसी एसिड में डालते हैं तो एफर्वेसेंस किसका मिलता है, CO2 का। CO2 का मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये H+ देने को तैयार है, और जब ये H+ देगा तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये यहाँ से H+ ले लेगा, ठीक है ना। तो H2CO3 में कन्वर्ट होगा, और H2CO3 किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2O में। तो यहाँ पे एफर्वेसेंस मिलेगा, एफर्वेसेंस मतलब बबल फॉर्मेशन, ठीक। तो यहाँ से अपने पास जो है RCH NH2, और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया CO माइनस Na+ प्लस CO2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना सब, ठीक। यानी अमीनो एसिड में जब अगर आपने बेकिंग सोडा डाल दिया तो एफर्वेसेंस आपको मिलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, H+ MeOH, तो ये क्या करेगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सुना है आप लोगों ने, ठीक है ना। भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, बचपन से पढ़ते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना देंगे, एस्टर, ठीक है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास RCH, यहाँ पे NH2 मीडियम एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMe, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन शो कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद NaCO और हीट, ये क्या है भाई, सोडा आपका जो है सोडा लाइम रिएक्शन जो आपने पढ़ते हैं ना, हीटिंग इफेक्ट में। तो यहाँ से CO2 गैस ये निकाल देता है, निकाल के बाहर कर देगा, और यहाँ से अपने पास बन जाएगा RCH NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, ठीक। अच्छा, इसके बाद अमोनिया और हीट, तो अमाइड बना देंगे, ठीक है ना। ये जनरल रिएक्शन है, अमाइड का फॉर्मेशन है, ये NCERT में भी आके दे रखा है कि अमाइड को हम कैसे बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइड को, या अमाइड को हम कैसे बनाते हैं, अमोनिया लेते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ से 2H और यहाँ से H, सॉरी यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, H2O का लॉस होता है, और यहाँ से हीट करने पर यहाँ से क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास जो है R क्या बनेगा, CH NH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा NH2। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से ही बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें से वाटर निकाला तो ये बना, वाटर डाल देंगे तो वापस से बन जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की रिएक्शन। अब बात करते हैं NH2 की रिएक्शन, क्योंकि NH2 भी प्रेजेंट है और NH2 तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, लोन पेयर है इसके पास, तो इसकी भी अपनी रिएक्शन होगी NH2 ग्रुप की। तो अगर इसकी रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक, तो इस पे चार्ज है डेल प्लस और इस पे चार्ज कैसा है डेल माइनस। ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ठीक है ना, तो ये इस पे अटैक करेगा, पाई क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये माइनस चार्ज वापस अटैक करके Cl को बाहर हटा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एलिमिनेशन, SNAE, ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा RCH2, यहाँ पे अपने पास जो है CH रहेगा, सॉरी, यहाँ पे COH आ जाएगा, ठीक है, और CH, और यहाँ पर अपने पास जो है NH, और यहाँ पर AC लगा सकते हैं, ठीक है ना, AC भी लगा सकते हैं, या सीधा पूरा लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया CH3, ठीक, ये आ जाएगा, और HCl का लॉस हो जाएगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा और वहीं यहाँ से H प्लस भी निकलेगा, तो ओवरऑल HCl का लॉस हो जाएगा। इसके बाद CH3Cl OH माइनस, ये कौन सा रिएजेंट है भाई, कार्बाइल अमीन टेस्ट सुना है, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये प्राइमरी अमाइन को NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आइसोसाइनाइड में। ये कार्बाइल अमीन टेस्ट है, ये 1 डिग्री अमाइन का लैब टेस्ट है, ठीक है ना। और इसको याद रखना है कि अगर आपके पास RNH2 है, ठीक है ना, अब इसको याद रखेंगे, और दिख गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 मीडियम बेसिक है, ठीक है ना। वैसे इस पे पूछा हुआ था एक मेडिकल में पूछ चुका है आज से 2 या 3 साल पहले शायद, ठीक है ना, कि जब कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये पूछा है, मतलब मैकेनिज्म भी आपको इसका पता होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बीन बनती है, क्या बनती है, कार्बीन। तो यहाँ से जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है प्लस माइनस, इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है इस आइसोसाइनाइड का, और इसके अनप्लीजेंट स्मेल से इसको डिटेक्ट किया जाता है। ये 1 डिग्री अमाइन नहीं देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं देता है, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, कोई पूछा कैसे, तो मरे हुए चूहे जैसी स्मेल होती है इसकी, ठीक है ना, तो मतलब काफी खराब होती है। तो यहाँ पे अपने पास RCH, और यहाँ पे अपने पास NC, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा COH आ जाएगा, HI। तो HI भाई यहाँ पर जो NH2 है एक बेस है, और ये एसिड है, H प्लस ले लेगा, ठीक है ना, अमोनियम हैलाइड बना देगा। तो यहाँ से अपने पास R, ये आपका CH, ये आपका NH3 प्लस I माइनस, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा COH आ जाएगा। समझ आता है ना चीज। आगे बढ़ते हैं MEI, तो ये SN2 अटैक कर देगा, इसमें हटा देगा इसको। तो यहाँ से अपने पास जो है RCH, यहाँ पे NH Me बन जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा COH, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। HNO2, तो HNO2 आपने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है ना, NaNO2HCl डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो HNO2 होता है ये NH2 को N2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अभी निखिल कुमार जो अभी पढ़ा रहे इसको ध्यान दें। तो यहाँ पर R आपका CH, ये NH2 है ना, ये सीधा बात करते हैं, कहीं भी NH2 दिख गया आपको अमाइन, और इसकी रिएक्शन अगर आपने नाइट्रस एसिड के साथ करवा दी, नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करते हैं NaNO2HCl के मिक्सचर से, NaNO2 प्लस HCl, ये H प्लस देगा नाइट्राइट, ये HNO2 बना देगा, साथ में NaCl अपना अलग हो गया। तो HNO2 जो है ये NH2 को किसमें कन्वर्ट करता है RCH2 N2 प्लस, और ये जो N2 प्लस है ये तो बहुत सुपर लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि भाई ये गैसेस स्टेट में निकलने वाला है, ठीक है ना। तो जब ये निकलेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, वाटर अटैक कर देगा, और यहाँ OH लग जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि कैटायन बना है तो रीअरेंज जरूर करेगा, ये नहीं कि यहीं पे जोड़ देना, ठीक है ना, इसके बगल वाले कार्बन पे वो रीअरेंज भी कर सकता है, ठीक है ना, और फिर H2 पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो HNO2 लिए हैं, तो NH2 की जगह पर आप क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो यहाँ पे अपने पास RCH OH COOH, ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, PHSO2Cl, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी डिटेक्शन है 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के काम में लिया जाता है इस रिएजेंट को। तो ये बेसिकली जो है आपका इसका जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। ये Cl हो गया, ठीक, इस पे डेल प्लस चार्ज है, इस पे डेल माइनस चार्ज है, ठीक है। NH2 के पास लोन पेयर तो है ही, ये इस पे अटैक करके Cl को हटा देगा। कैसे हटाएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप। ये इस पे जब अटैक करेगा तो पाई क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, और ये पाई क्लाउड वापस अटैक करके Cl को क्या करेगा, बाहर हटा देगा। क्या ये SN2 है या ये SNAE है? SNAE, SN2 नहीं है ये। SN2 तो सिंगल स्टेप होता है, एक ही स्टेप में निकाल के बाहर कर रहा है, पर यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और फिर लीविंग ग्रुप का क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, ठीक है ना।
नहीं नहीं, N2 प्लस नॉट इज, N2 प्लस कोई कार्बोकेटाइन है ही नहीं। आप जो लिख रहे हैं ना महिरा खान सर, तो N2 प्लस इज अ क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन दो तरह के होते हैं, क्लासिकल नॉन क्लासिकल, ठीक। तो ये बताओ पहले तो कार्बोकेटाइन का मतलब आप समझो, कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो N2 प्लस को कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं क्या, नहीं। NH4 प्लस इसको कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं क्या, ये कार्बोकेटाइन थोड़ी है, ठीक है ना। NH3 प्लस कार्बन पे थोड़ी प्लस चार्ज है, समझ में आया ना चीज महिरा। तो यहाँ पे जो है Cl हट जाएगा और आपके पास इस तरह से PH CH, यहाँ पे NH, यहाँ पे SO2 PH लगा देना सीधा, Cl हटा देते हैं और यहाँ पे अपने पास जो क्या बन जाएगा, COH यहाँ से बन जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बोथ COH एंड NH2। दोनों एक साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एक साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल के साथ, जैसे कॉपर 2 प्लस है तो इसके साथ ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा ग्लिसिनेट एक लिगेंड था, ग्लिसिनेट का स्ट्रक्चर कैसा था, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे CH और यहाँ CH2 और यहाँ पे क्या है NH2। तो एक दोनों रहेगा साथ में करेगा, पर MEI के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है ना, इंडिविजुअल रिएक्शन पड़ रहा है, ठीक है ना, कि सिर्फ जब NH2 की रिएक्शन है या फिर सिर्फ किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले जो हमने देखा ये वाले, ये सब जो टर्म थे, ये सब NH2 के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे, COH के साथ करेंगे। और फिर जब दूसरा हमने देखा तो यहाँ पे ये जितने भी ये सारे जो रीजेंट लिए हमने, ये सारे रीजेंट किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अमाइन के साथ, ठीक ना। अमाइन की रिएक्शन है ये सब अमाइन की बेसिकली कुछ रिएक्शंस हैं। और इसके पहले रिएक्शन किसकी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब दोनों की रिएक्शन जब होती है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखा जाता है, ठीक है ना। तो जो ग्लिसिनेट एक लिगेंड हमने देखा था, ग्लिसिनेट GL माइनस शॉर्ट में लिखते हैं, तो ग्लिसिनेट में आपने देखा था भाई ये भी दे सकता है और ये भी अपना क्या कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ पे ये अल्फा, एक अल्फा अमीनो एसिड है ना ये, और ग्लाइसिन से बना हुआ है, ग्लिसिनेट बोलते हैं इसको। ग्लिसिनेट जो ग्लाइसिन है आपका, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, HCHNH2 यहाँ पे COH, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये कोई कार्यल सेंटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी R लगाएंगे तो कार्यल सेंटर आएगा, वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो आपका अल्फा अमीनो एसिड है, तो ये अपना जो लोन पेयर है H+ अगर हट गया तो माइनस चार्ज आएगा, और ये अपना जो लोन पेयर है देख के 5 मेंबर की रिंग बना सकते हैं। तो इस कारण से मेटल के साथ ये लोग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देता हूँ, RCH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे NH2, और जैसे अगर इसको कॉपर 2 प्लस मिल गया आपको सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो तुरंत ये चिलेट रिंग बना देगा, 5 की रिंग बनेगी जो कि स्टेबल भी है, ठीक है। और डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर 2 प्लस के साथ, ठीक। तो यहाँ पर ये मतलब आप समझ रहे हैं कि अल्फा अमीनो एसिड जो है ये लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, और रिएक्शन हमने पढ़ लिया और प्रिपरेशन पढ़ लिया। लास्ट है जिसका चांस थोड़ा कम है आने का, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप जब बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी कई बार मिल जाते हैं इस पे क्वेश्चन। तो ये क्या चीज है इसको आप समझ लें, बहुत बेसिक चीज, बेसिक इसको हम देख रहे हैं, बेसिक में देख रहे हैं। तो इसमें देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। आपके पास RCH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COH ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब इसी मॉलिक्यूल में ये एसिडिक साइट है और ये साइट कैसी है, बेसिक, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करता है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। हार्डली इसमें बस 5 से 10 मिनट लगने वाला है, तो समझ ले ध्यान से होता क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे NH3 प्लस, ये जो है हमारा बनेगा, इसको डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बेसिक पार्ट है, इस ज्विटर आयन में एक बेसिक पार्ट है और एक एसिडिक पार्ट है। अब मैंने इसको बेसिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है, ये H+ ले सकता है और ये H+ दे सकता है, तो इसलिए ये बेसिक पार्ट है और ये पार्ट कैसा है, एसिडिक। तो अगर एसिडिक मीडियम में इस ज्विटर आयन को डाल दिया जाए तो H+ मिलते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH NH3 प्लस, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, COH। अब ये बताओ ज्विटर आयन जो था, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ज्विटर आयन कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। ज्विटर आयन तो न्यूट्रल है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये कैसा हो गया, कैटायनिक, ये कैटायनिक हो गया। अब अगर मैंने मान लो एसिडिक मीडियम में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो
एसिडिक मीडियम में ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताओ, ये जो अमीनो एसिड है ये एनोड की तरफ दौड़ेगा या कैथोड की तरफ? भाई ये कैटायन है ना, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा, यानी कि कैथोड की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपका इट विल रन टुवर्ड द कैथोड, टुवर्ड्स द कैथोड। अरे भाई जो नेगेटिव प्लेट होती है ना आपकी, जैसे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट है इनका। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस फेनोमेना को, ठीक ना, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे आपने ये बैटरी लगा दी, ठीक, तो इस प्लेट पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इस प्लेट पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। ठीक है ना, मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में आपका जो ज्विटर आयन है ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कैटायन में कन्वर्ट हो गया तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। ये आपका कैथोड है, क्या है ये? कैथोड, और ये अपना क्या है? एनोड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें इस ज्विटर आयन का मूवमेंट होगा, ठीक है ना, और ये कैथोड की तरफ क्या करेगा? रन करेगा। अच्छा, दूसरा अब बेसिक मीडियम की बात कर लेते हैं। अगर इस ज्विटर आयन को बेसिक मीडियम में रख दिया गया, यहाँ पे RNH3+ है और यहाँ पे मेरे पास CO- है, ज्विटर आयन है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब इसको अगर बेसिक मीडियम में डाल दिया तो OH- यहाँ से H+ ले जाएगा क्योंकि एसिडिक साइट है, ठीक है ना, और यहाँ से पास बन जाएगा RCH और यहाँ पे CO-, ठीक। क्या ये एनायन बन गया? और अगर ये एनायन बन गया तो एनोड की तरफ दौड़ने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, तो इट विल रन टुवर्ड्स द एनोड। यानी कि एक पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई अमीनो एसिड है तो वो अमीनो एसिड कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा, ये डिपेंड करता है पीएच पर, ठीक है ना। मीडियम एसिडिक होगा तो वो कैथोड की तरफ भागेगा, बेसिक होगा तो एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। और यहां से एक चीज और दिख रहा है कि इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक, क्योंकि प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, ठीक है ना, ये भी हमें यहां से पता चलता है। अच्छा, लेकिन अब देखना यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं? इसका जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो PI है। और आप अगर किसी भी अमीनो एसिड का चार्ट देखते हैं, ठीक है ना, तो उसका PI मेंशन किया होता है बगल में, ठीक है ना। इस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप अगर इंटरनेट पे या कहीं पर भी आप अगर देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड का एक टेबल चार्ट, तो उसके बगल में उसका PI लिखते हैं, ठीक है ना। PI मतलब उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये क्या चीज है, ध्यान समझते हैं। PI जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH, ये एक pH है एट विच मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्विटर फॉर्म। एट PI अमीनो एसिड नाइदर मूव टुवर्ड कैटायन नॉर टुवर्ड एनायन। देखो कहना क्या चाह रहे हैं इन दो लाइन से, अगर मैं H+ डालता हूं, ठीक है ना, pH को 7 से कम कर रहे हैं, मीडियम एसिडिक कर रहे हैं, तो ये जो ज्विटर है वो किधर की तरफ भाग रहा है? यहाँ पे फील्ड, आपने फील्ड लगा दी। अब ज्विटर जो है, ये जो ज्विटर आयन है ये कैथोड की तरफ भाग रहा है, ठीक। और जब आपने मीडियम को बेसिक किया, pH को थोड़ा कम किया, ठीक है ना, pH को थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक, तो ऐसे केस में जो ज्विटर आयन है ये किसी तरफ भागने लगा, एनोड। तो भाई इसका तो कोई वही नहीं है, कभी कैथोड की तरफ जा रहा है, कभी एनोड की तरफ जा रहा है। और ये कैसे ये किस तरह से हो रहा है? आप सिर्फ pH चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो एक ना एक pH ऐसा जरूर होगा जब आपका ना तो ये मिलेगा ना ये मैक्सिमम आपको ज्विटर आयन मिलेगा, और उसमें ना तो ये कैथोड की तरफ जाएगा ना तो एनोड की तरफ जाएगा। उस pH को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आपको जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके मिलते हैं? ज्विटर आयन के मिलते हैं। मतलब कहने का क्या है, एक शॉर्ट में बोले, जितना कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? एनायन का होगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट concentration of cation is equal to concentration of anion, और इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल कैसे हैं ध्यान से समझ लें। यहाँ पे आपके पास मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, वो फॉर्मूला ही पे ही क्वेश्चन बनेगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जैसे R, यहाँ पे अपने पास जो है CH, या इसको इस तरह से लिखे NH3+, यहाँ पे अपने पास जो है NH3+, CH, R और ये COH, ये आपका एक अल्फा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये ज्विटर आयन है, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? ZI, इसमें ज्विटर आयन लिखेंगे। और अब अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H+ यहाँ माइनस आएगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ज्विटर आयन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आपके पास ये जो है CO- ये आ जाएगा, ये ज्विटर आयन हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से H+ निकालेगा, और H+ निकालेगा तो यहाँ से अपने पास बनेगा CH, यहाँ पे R, यहाँ पे CO-, और यहाँ पे क्या बन जाएगा?
NH2 प्लस H+ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस H+ ये रिलीज कर देगा। और यहाँ पर जो है ये कैटायन बना कि एनायन बना, ये एनायन बन गया, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस एसिड का यहाँ पे कुछ Ka1 या 2 डिफाइंड होगा, K बोल देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। वैसे अभी इसको K2 बोलेंगे, ठीक है ना। K1 क्या चीज है, तो अगर इसको आप एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो कैटायन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैटायन बनेगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3+ और यहाँ पे CH। अगर इसमें H+ डाल दिया जाए, देखना अब ध्यान देना, यहाँ पे H+ डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अगर H+ डाल दिया जाए तो यहाँ पर RCH, यहाँ पे क्या आएगा R, और यहाँ पे COOH आ जाएगा, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं इसको Ka1 बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, K1 का फुल फॉर्म क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर मैंने यहाँ Ka1 लिख दिया तो एसिड की तरह बिहेव कौन कर रहा है, ये कि ये कर रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है ना इस चीज को। और यहाँ पर K2 डिफाइन क्या है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे Ka1 और K2 का आप लोग बस फॉर्मूला लिख दें, बाकी कहानी खत्म और क्लास भी खत्म, ठीक। K1 और K2 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे K1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से बता रहे हैं तो लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूटर आयन, ठीक, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। भाई ये जो है ये इन दोनों में डिसोसिएट कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन लिख सकते हैं। और इसी तरह से K2 जल्दी से बता दे भाई, आप ही लोग बताएं, आप ही लोग डिराइव करेंगे। K2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना, ये ऐसे नहीं, फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये एसिड लिया है, K2 तो इसका डिफाइन होगा ना, तो यहाँ पर जो है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये H+ रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं चीज, जैसे मैंने अगर मैं नॉर्मल K इक्विलिब्रियम में लिखता तो फॉरवर्ड की तरह एक बार हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने Ka2 लिखा है और K मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, जो कि किसी एसिड का डिफाइंड है। और यहाँ एसिड की तरह बिहेव कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, H+ यहाँ से निकाल दिया, ठीक। तो यानी इधर की रिएक्शन का आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखो अब इसको थोड़ा सा समझना इस चीज को, ठीक है ना। इस रिएक्शन को जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई अपने से, अगर ये यहाँ पे H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, प्लस H+, तो H+ जो है ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। और K2 जो है आपका ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई Zi, ठीक है ना, ज्यूटर आयन, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, Zi ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर आप निकालते हैं इस फॉर्मूले से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C+ से इसको अगर K1 के फॉर्म में लिखा जाए तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C+, तो ये अपना आ जाएगा Zi इंटू H+ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कौन आएगा, K1। और यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- लिखा जाए, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो ये आपका हो गया Zi इंटू Ka2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो गया। अब देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- आर सेम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Zi इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई Ka1 इज इक्वल टू Zi कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूटर आयन इंटू Ka2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। यहाँ से Zi और Zi का किस्सा खत्म, ठीक है, ये इधर गया, तो यहाँ से आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर इक्वल टू Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2, दोनों साइड लॉग ले ले तो ये pH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों साइड लॉग लेंगे आप, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जो pH आप डिराइव करना चाह रहे हैं, तो pH इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्वेश्चन आता है, अगर मान लो डेरिवेशन आप भूल भी जाते हैं, डेरिवेशन कैसे किया है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होना चाहिए, तो इसको K1 के रेस्पेक्ट में लिख दिया, इसको K2 के रेस्पेक्ट में लिख दिया, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, सेम कर दिया। तो सेम करने से Zi तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया pH इक्वल टू pKa1 प्लस pK2/2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको जो है
ज्विटर आयन दे देगा, उसका pK1 pK2 दे देगा और आपसे पूछेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो आपको कुछ नहीं, बस pK1 प्लस pK2 बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, जिसमें जो ज्विटर है, ठीक है ना, कैटायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो एनायन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो। मतलब जब आप उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो ना तो वो कैटायन की तरफ मूव करेगा ना तो वो एनायन की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म होता है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसमें आप लोग एक बार क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना और कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।